नमस्कार, यूपीएस पानर्स के डेली करंट की वीडियो में आपका स्वागत है। तो 7 बज गए हैं और अब टाइम है आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन का। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उनको जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं ये आप पहचान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसमें हम लोग को आज के करंट अफेयर डिस्कस करने जनवरी 30 2025 का जो पहला पॉइंट है करंट का, वो अफ्रीका से है। और अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका की 3 कंट्रीज जिनका नाम है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। इन्होंने एक वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका नाम है इकोवास, उसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि माली, नाइजर और बुर्किना फासो की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो कहाँ पर है। तो ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया से अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ चलें तो यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये जो पोर्शन हमारा दिखाई पड़ रहा है वेस्टर्न अफ्रीका है। और इस वेस्टर्न अफ्रीका में 3 देश हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिनमें से एक नाइजर जिसकी कैपिटल है नियामी, उसके बगल में हमारा है ये माली जिसकी कैपिटल है बमाको, और इसके बाद यहाँ पर है बुर्किना फासो जिसकी कैपिटल है उआगा डूगू। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जिन्होंने वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के इस ग्रुप को छोड़ने का फैसला किया है। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों की जो बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो इकोवास है बेसिकली वो है क्या। तो इकोवास का जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। पूरे अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा गरीब रीजन है और जो गरीब देश है वो इसी वेस्ट अफ्रीका की तरफ पाए जाते हैं। ठीक, तो उनमें से ये देश हैं, और इन देशों ने मिलकर कुल 15 देशों ने बनाया था 28 मई 1975 को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट है। ठीक, अब यहाँ पर जो माली, नाइजर और बुर्किना फासो हैं वो इस इकोवास को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। इकोवास की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये इन देशों के बीच में जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मेंटेन करने का काम करता था, उसको प्रमोट करने का काम करता था। इन देशों के बीच में जो भी मेंबर कंट्रीज उनके बीच में गुड्स, पीपल्स और सर्विसेज के फ्री मूवमेंट को फैसिलिटेट करता था। इसके साथ ही साथ जो रीजनल कोऑपरेशन है अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्री हो सकती है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और फाइनेंस के क्षेत्र में, आपस में म्यूचुअल जो कोऑर्डिनेशन उसको बनाने का काम ये करता था। ठीक, खास बात यह है कि ये एक बॉर्डरलेस रीजन के रूप में काम करता था इकोवास। ठीक, इकोवास का जैसे मैंने बताया कि जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 28 मई 1975 को हुआ था। ट्रीटी ऑफ लागोस के तहत इसका ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अबूजा में। अबूजा नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब यहाँ इनको छोड़ने का कारण क्या बना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जुंटा के नेतृत्व वाले माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने आधिकारिक रूप से पश्चिम अफ्रीका के प्रमुख राजनीतिक और व्यापारिक समूह इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की। इसमें एक नया शब्द हमारे सामने आया है जिसका नाम है जुंटा। और आजकल ये काफी ज्यादा आप इसको देख रहे होंगे, हमारे बगल में जो म्यांमार है वहां पर भी जुंटा सरकार की बात हो रही है। तो ये जुंटा शब्द बेसिकली है क्या। तो जुंटा जो शब्द है JUNTA, बेसिकली एक स्पेनिश भाषा का शब्द होता है। और इस स्पेनिश भाषा के शब्द का मतलब होता है कि एक छोटा सा ग्रुप, खास तौर से जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनका एक ग्रुप, जिसने किसी भी देश की सत्ता पर जबरदस्ती, जबरन जो है वो कब्जा कर लिया हो। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जुंटा सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी जाती है, बल्कि सेना या किसी दूसरे जो पावरफुल एक ग्रुप है उसके द्वारा बलपूर्वक ताकत के दम पर एस्टैब्लिश करी जाती है। जनरली तख्ता पलट के बाद बनती है, जब सेना मौजूदा सरकार को हटा देती है। हमारे बगल में पाकिस्तान में काफी बार हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया तो जुंटा सरकार की नौबत आ गई थी। म्यांमार में तो जुंटा सरकार है ही। तो ये तख्ता पलट के बाद बनती है, और जनरली सेना जब
तख्ता पलट देती है तब ये बनती है। और जुंटा में आमतौर पर जो कुछ ही लोग होते हैं, जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं या उस ग्रुप के जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं, वही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और ये जनरली कैसा होता है, तानाशाही वाली सरकार होती है, दमनकारी होती है, क्योंकि ये जबरन बिना लोकतांत्रिक प्रोसेसेस को फॉलो किए हुए तख्ता पलट करके आई होती है, इसलिए इसमें जनता की कोई भी भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ हुआ क्या कि नाइजर में जुलाई 2023 में तख्ता पलट होने के बाद जुंता सरकार बन गई। इसके पहले 2020 से माली और बुर्किना फासो में भी जो सैन्य शासन था वो सत्ता में था। और इन देशों में बिना लोकतांत्रिक इस तरीके की ये तख्ता पलट वाली सरकारें, जुंता सरकारें काम कर रही थी। तो जो इकोवास था, इकोवास ने तख्ता पलट के विरोध में, लोकतांत्रिक सरकारों के विरोध में इन देशों के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये देश नाराज थे। और इन देशों ने अब यहाँ पर इकोवास से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी थी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज और पीपल के उसको प्रमोट करती थी, फैसिलिटेट करती थी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, बॉर्डरलेस जो चीजें हैं उनको यहाँ पर ये फैसिलिटेट करती थी। तो इससे बेसिकली इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है और जो इनके ट्रेड रिलेशंस हैं उस पर फर्क पड़ सकता है। ठीक, इकोवास से इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी, जो देश एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, वो अब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रीजनल जो सेफ्टी है और जो स्टेबिलिटी है, यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और जो स्थिरता, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये तीनों देश पहले से ही आतंकवाद से, इंटरनल जो संघर्ष है उनसे और सैन्य सरकार की ज्यादतियों से ये पहले से ही जूझ रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा सकता है, जैसा हम लोगों ने अभी मैप में देखा, कि इन तीनों देशों की जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि ये देश देश अब एक नए डिप्लोमेटिक और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तलाश कर सकते हैं, या आपस में मिलकर ही कोई नया एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बना सकते हैं। खैर वो क्या होगा वो आगे की बात है। तो यहाँ पर ये इकोवास इन्होंने छोड़ दिया है। और जैसा मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि इकोवास द्वारा जुंटा के नेतृत्व वाली सरकारों को, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बहाल करने के दबाव डाला जा रहा था, और इसी वजह से इन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि इन पर प्रेशराइज किया जा रहा था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। इन देशों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। प्रतिबंध हमारे पास पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक जो सैंक्शंस थे या प्रतिबंध थे, दोनों ही प्रकार के यहाँ पर सैंक्शंस थे। और जुंता लीडर्स रिजेक्टेड इकोवास इंटरफेरेंस एंड डिसाइडेड टू लीव द ग्रुप, यानी कि जुंता नेताओं ने इकोवास के अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम इस समूह को छोड़ देंगे। तो अभी तक यहाँ पर जुंता जो ये सॉरी जो इकोवास था, इकोवास में जो मेंबर कंट्रीज थी, हम लोग अगर देखें तो 15 मेंबर कंट्रीज थी। जो 15 मेंबर कंट्रीज में हमारा एक तो बेनिन था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा था बुर्किना फासो। तीसरा था केप वर्दे। मॉरिटानिया भी था, पहले संस्थापक था, लेकिन मॉरिटानिया इससे अलग हो गया। ठीक है, केप वर्दे, आइवरी कोस्ट या कोटडी आइवरी, गैम्बिया, घाना, गिनी। ठीक है, गिनी बिसाऊ, दो गिनी है, एक गिनी बिसाऊ है और एक गिनी है अफ्रीका में। लाइबेरिया। ठीक है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सीरा लियोन और टोगो। ये कंट्रीज थी। अब इन कंट्रीज में अगर हम लोग देखें तो बुर्किना फासो ने अपने आप को अलग कर लिया है, नाइजर ने अपने आप को अलग कर लिया और माली ने अपने आप को अलग कर लिया। तो इन 15 कंट्रीज में ये जो तीन कंट्रीज अलग हो गई। तो अब इस समय जो मेंबर कंट्रीज कितनी हो गई हैं, 12, यानी कि 15 माइनस 3 बराबर कितनी हो गई, अब मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 12। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ग्रुपिंग से रिलेटेड कोई भी करंट होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आई है, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दे दी गई है। 2024 का जो जनरल बजट था, आम बजट था, उस बजट में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लागू करने के लिए, शुरू करने की बात की गई थी, और इसको अब यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और इसका जो बजट रखा गया है वो 16,300 करोड़ रुपए रखा गया है।
यानी कि भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर बहुमूल्य धातुएं नहीं होगा, यहाँ पर बहुमूल्य बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, खनिज कर सकते हैं। ठीक है, खनिज है, ये धातु नहीं है। तो इनको मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 16,300 करोड़ के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ क्रिटिकल मिशन। मेटल्स है, लेकिन यहाँ पर जो बेहतर शब्द है इसके लिए वो क्या होगा, मिनरल्स होगा। मेटल्स उतना बेहतर शब्द नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर शब्द यहाँ पर मिनरल्स होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 16,300 रुपए की तो मंजूरी सरकार ने दी है, लेकिन इसके अलावा ये माना जा रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए का एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है इस मिशन में आ सकता है। कहाँ से, पब्लिक सेक्टर से आ सकता है। यानी कि 16,300 का तो यहाँ पर मंजूरी सरकार ने दी है, लेकिन 18,300 जो है वो एक्सपेक्टेड कहाँ से है, अतिरिक्त निवेश सार्वजनिक क्षेत्र से ये एक्सपेक्टेड है। अब इसमें होगा क्या, ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है इसके तहत देश में अपतटीय यानी कि ऑफशोर एरियाज में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज किया जाएगा, यानी कि एक्सप्लोरेशन को तेज कर दिया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स का। कहां पर, ऑफशोर एरियाज में। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑन शोर और एक होता है ऑफ शोर। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था जब मैंने आपको मिनरल्स वगैरह पढ़ाए थे, तो वहां पर डिटेल में बताया था। तो मुझे इनका जो मतलब है कि ऑन शोर क्या होता है, ऑफ शोर क्या होता है, मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक। तो यहाँ आगे की बात यहाँ पर यह है कि इन महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी खोज के लिए सरकार जो है फिनेंशियल इंसेंटिव्स भी देगी, वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली हैं क्या, तो भारत सरकार जो है वो पहले से ही 24 मिनरल्स को वो डिक्लेयर कर चुकी है, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि 24 मिनरल जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, अब इन 24 मिनरल्स जो जिनको क्रिटिकल मिनरल्स पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, नायोबियम, ठीक है, गैलियम, ठीक है, कोबाल्ट और कैडमियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन 24 में, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लिथियम है। इनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनके भंडार भारत में मौजूद है, जबकि कई ऐसे हैं जो भारत में पाए ही नहीं जाते और जिनके जो रिजर्व या भंडार है वो भारत के बाहर है, यानी कि विदेशों में ही मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिथियम है। तो जो सरकार है वो जो भारत में नहीं पाए जाते हैं उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत में पाए जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि भाई कम से कम उनके ऊपर जो हम आयात पर डिपेंडेंट हैं, जो हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उस इंपोर्ट की डिपेंडेंस को कम किया जाए। यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, भारत की आयात निर्भरता यानी कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना, खास तौर से लिथियम जैसे जो खनिज हैं, स्पेशली द मिनरल्स लाइक लिथियम। है ना, लिथियम मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जितने भी आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स को बनाने में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटिंग जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इनकी बहुत इस्तेमाल होती है। तो ये जो मिशन है, जब इसमें मिनरल्स की यहाँ पर भारत में खोज होगी और हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उतने ज्यादा, तो इस मिशन से फायदा किसको होगा, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है उनकी इंडस्ट्री को, सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और कंप्यूटिंग। हमारे देश में वैसे भी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है ना, सेमीकंडक्टर्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो मिशन विल हेल्प इन मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंप्यूटिंग। रेयर जो अर्थ मिनरल्स है वो और इसमें अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के गठन का फैसला किया है। और ये मिशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज का जो जमाना है वो डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, जिसमें और साथ ही साथ क्या है
कि हम ये टारगेट सेट कर चुके हैं कि हम अपने देश को कार्बन न्यूट्रल करेंगे, हम जल्दी ही से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके शेयर को बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बूस्ट किया जाए, फेम जैसी, FAME फेम जैसी जो स्कीम्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का काम कर रही है। और फेम 3 जिसका यानी कि फेम का जो फेज 3 है वो भी शुरू होने के कगार पर है। देश में सोलर पैनल यानी कि जो रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, पीएम सूर्य योजना है, पीएम सूर्य योजना। और ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं जिनके द्वारा सोलर पैनल के द्वारा बिजली बनाने में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर कंप्यूटिंग से आप जानते ही हैं। तो ये सब चीजें जो होंगी, इनसे क्या होगा, विकसित राष्ट्र भारत बनने की तरफ अग्रसर होगा। और ये जो मिशन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगा। अब जैसा मैंने बताया कि इस मिशन के गठन की घोषणा 2024 के आम बजट में की गई थी। विशेषताएं क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेषताएं क्या है, मिशन की जो अवधि है वो वर्ष 2025 से 2031 तक होगी, ऐसे भी आ सकता है इसके ऊपर। इसको लागू करने का काम किस इंडस्ट्री को दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय को दिया गया, वो इम्प्लीमेंट करेगा इस मिशन को। इसके तहत भारत की सरकारी और निजी कंपनियों को विदेशी खदानों के अधिग्रहण में आर्थिक और अन्य सहायता दी जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट कंपनीज वगैरह को, और उन कंपनीज को जो सरकारी हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की हैं, फॉरेन माइंस को एक्वायर करने में। क्योंकि हमने अभी देखा कि कुछ तो मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भारत से बाहर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं और जो दूसरी भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो विदेशों में उन माइंस को अक्वायर कर लेंगे। और जब उसको अक्वायर कर लेंगे तो भाई वो तो इंडियन प्रोडक्शन हो गया ना, इंडियन कंट्रीज का प्रोडक्शन होगा तो वो इंडिया का हो गया, तो हम उसको अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर देखें तो भारत ने 2022 में इन महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके से संबंधित एक एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, एक एग्रीमेंट भी किया है। किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यहाँ पर किया है, और ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट या बायलैटरल पैक्ट है जिस पर भारत जो है वो अर्जेंटीना की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, जिसमें गैस और तेल जो उसके क्षेत्र हैं, साइट्स हैं, उन पर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। खास तौर से लिथियम पर जो इंडिया है, अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उस लिथियम के रिसोर्सेस पर लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उन पर भारत अपना फोकस कर रहा है, वो भी इसी मिशन के अंतर्गत आ रहा है। और जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ की वो की गई है। तो इस 16,300 करोड़ जो इस मिशन के लिए किए हैं, इनमें बजटरी कंट्रीब्यूशन जो होगा 2,600 करोड़ विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बाकी होगा, वो बाकी जो होगा वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो 16,300 ये है, जिनमें से 2,600 सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो होगा जो डिफरेंस होगा वो कौन, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज करेंगे। और इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है इसके अलावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऐसे में भी आ सकता है, आपके जो GS का पेपर है क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, मेंस में। एक और 8.5 लाख घरों में सौर ऊर्जा कनेक्शन स्थापित किया गया। अभी हम लोगों ने पीएम सूर्य हर घर योजना की बात की थी, तो इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करने हैं। अभी तक 1 साल बीत चुका है इस योजना को, क्योंकि यह योजना ऑफिशियली 15 फरवरी 2024 को शुरू करी गई थी। 1 साल होने वाला है, लगभग 15 दिन बाकी हैं 1 साल होने में। लागत इसकी 75,000 करोड़ रुपए की थी। तो 1 करोड़ घरों में केवल अभी 8.5 लाख घरों में ही सौर ऊर्जा कनेक्शन स्थापित किए जा सके हैं, एक बड़ी संख्या है। लेकिन टारगेट के हिसाब से 10% भी नहीं है 1 साल में, क्योंकि 10% तो कम से कम 10 लाख घरों में होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पीएम सूर्य घर योजना है इसकी जो स्पीड है ये धीमी है। ये टारगेट 1 करोड़ घरों का था, लेकिन 1 साल में हम 10 लाख में भी नहीं कर पा। तो इस पर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी जो है वो एक चिंता जाहिर करी है, और ये कहा है कि बड़े धीमी स्पीड से जो सोलर पैनल आप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो 8.5 लाख घरों में सोलर पैनल या सोलर कनेक्शन स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 का, उसको खत्म होने में अभी हमारे पास लगभग
3 महीने बचे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस साल के खत्म होते होते यानी कि 31 मार्च 2025 आते आते ये इस टारगेट को 12 लाख घरों तक पहुंचा देंगे। यानी कि 12 लाख घरों तक इसको पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और सरकार ने आंकड़ा दिया है कि रोज 3,000 जो सोलर कनेक्शन होते थे पहले, उसको बढ़ाकर अब कितना किया जा रहा है, इस समय 9,000 जो सोलर कनेक्शन है वो डेली यहाँ पर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और इसके आधार पर उन्होंने एक टारगेट दिया है कि 2 से 3 वर्षों में हम इस 1 करोड़ घरों घरों में जो सोलर रूफटॉप पैनल्स उनको लगाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे 2 से 3 सालों में अगले। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीएम सूर्य योजना में सरकार सब्सिडी देती है कि जो पब्लिक है वो अपने घरों के ऊपर अगर सोलर कनेक्शन पैनल लगवाएगी तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी कितनी है, अगर 2 किलोवाट का है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन लगाया जा रहा है तो यहाँ पर 60% सब्सिडी दी जाती है, और 2 किलोवाट तक का है। और अगर जो पैनल की कैपेसिटी है वो 2 से 3 किलोवाट तक है तो सब्सिडी कितनी दी जाती है, एडिशनल पर, जो एडिशनल और लगेगा उस पर 40%। और 3 किलोवाट क्षमता के ऊपर अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर सब्सिडी का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। ठीक है। 1 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी निकल के आती है वो निकल के आती है लगभग 30,000 रुपए। 2 किलोवाट के लिए निकल के आती है लगभग 60,000 रुपए, और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए निकल के आती है 78,000 रुपए के आसपास की सब्सिडी ये निकल के आती है। अब ये जब 1 करोड़ घरों में ये रूफ टॉप सोलर पैनल स्टैब्लिश हो जाएंगे तो भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी ना। ठीक है। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि भारत जो है वो हर साल 50 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करने को तैयार हो रहा है। और पिछले 10 सालों में भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है वो 200% बढ़ी, यानी कि बढ़कर दोगुनी हो गई है। 2014 में भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी वो 75.52 गीगावाट थी, जो कि 2024 में बढ़कर 220 गीगावाट हो गई है। ठीक है। 220 गीगावाट हो गई, और इसकी वजह से जो पर यूनिट बिजली के जनरेशन की जो लागत आती थी वो 10.95 जो रुपए थी पर यूनिट थी, अब ये घटकर कितनी हो गई है, 2.15 रुपए पर यूनिट हो गई है घट के। ठीक। और अब भारत बहुत तेजी से पूरी ग्लोबली जो है वो एक लीडर के रूप में उभर के आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। अगला है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। हम जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड जो है हमारी एक महारत्न कंपनी है। और यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल को ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के शीर्ष 50 जो सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण कार्य स्थल यानी कि इंडिया बेस्ट वर्क प्लेसेज इन मैन्युफैक्चरिंग 2025 में एक के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने लायक जो सबसे अच्छी 50 जगहें हैं उनमें से एक नाम किसका है, हमारा कोल इंडिया लिमिटेड का है। इसके पहले इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन भी दिया जा चुका है। किस लिए, इन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्क प्लेस यानी कि समावेशी और टिकाऊ कार्यस्थल बनाने के निरंतर प्रयासों के लिए इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन भी दिया जा चुका है। और अब क्या हो गया, टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेज इन मैन्युफैक्चरिंग 2025 में इसको शामिल किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या है ये, एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये खास बात इसकी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय के अधीन है ये। भारत में जो टोटल कोल प्रोडक्शन होता है 82% उसका अकेले कौन करता है, कोल इंडिया लिमिटेड करती है। 82% ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया किसके द्वारा किया जाता है,
कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, और 2011 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक, महारत्न की बात करें तो अभी हमारे पास जो महारत्न कंपनियां उनकी संख्या है कितनी, 14 है महारत्न कंपनियों की। और इनमें हमारे पास आती है सेल, इसमें हमारी है ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन है एक महारत्न कंपनी, एनटीपीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल है, गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, पीएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसीएल यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अभी रिसेंटली एक कंपनी को और दर्जा दिया गया है महारत्न का, जो कौन है, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये जो 14 कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, ये महारत्न के दर्जे में हैं। हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल में बात करी थी जब मिनरल्स वाला चैप्टर हम लोगों ने, या मिनरल्स वाला पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा एथेनॉल खरीद मूल्य में वृद्धि। अगर हम देखें तो हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, इसका नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम। ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम है, ये भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाए, पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड किया जाए। एथेनॉल बेसिकली क्या है, एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। और ये जो है ये गन्ने, मक्का और दूसरे जो कृषि उत्पाद हैं उनसे बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में मिलाने के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे अब जब हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो पेट्रोल में इसका पार्ट होगा तो उतना पेट्रोल कम लगेगा, यानी कि पेट्रोल जब कम यूज होगा, क्योंकि उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किससे, एथेनॉल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें अब कमी आएगी। एथेनॉल एक हमारा घरेलू ईंधन है, और इसकी मिलावट से जो कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंस कम होगी, जिससे विदेशी मुद्राएं, फॉरेन करेंसी की बचत होगी। एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में, इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, जो एथेनॉल है वो कम पॉल्यूशन करता है ना। तो इसकी मिलावट जब हम पेट्रोल में कर देते हैं तो जो प्रदूषण है उसका स्तर भी कम होगा, वायु प्रदूषण कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होगा वो कम होगा। किसानों को भी उससे लाभ है। किसानों को क्यों लाभ है, क्योंकि जो एथेनॉल है उसका वो किससे बन रहा है, गन्ने से बन रहा है, मक्का से बन रहा है, और जो दूसरे C4 पौधे हैं उनसे बन रहा है। तो ये किसान ही तो उगाएंगे इनको, और जब किसान उगा के इनको एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए बेचेंगे तो फायदा किसका है, किसानों का फायदा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी जो इनकम होगी, इनकम में वृद्धि होगी। ऊर्जा सुरक्षा में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि ये क्या, ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, अल्टरनेटिव ईंधन बन रहा है। ये तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और भारत सरकार ने अगर देखें तो 2025-26 तक का टारगेट डिसाइड किया है कि 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का टारगेट पा लिया जाएगा, और इसके लिए एथेनॉल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाया जा रहा है, और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी प्रोत्साहित करने के क्रम में सरकार ने एथेनॉल के प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है, एथेनॉल का जो परचेज प्राइस है, उसको बढ़ा दिया है। ये किसने बढ़ाया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, CCEA ने इसको बढ़ाया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको बढ़ाया है। और यहाँ पर कहा है कि जो ऑयल का विपणन कंपनियां हैं, है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो OMCs हैं, वो अब एथेनॉल को इस बढ़े हुए मूल्य पर परचेज करेंगी। जो पुराना मूल्य था एथेनॉल का, वो 56.58 प्रति लीटर था, इसको बढ़ाकर 57.97 प्रति लीटर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया, 57.97 पर लीटर कर दिया गया एथेनॉल का। और ये जो संशोधन किया गया है, ये जो अमेंडमेंट किया गया, ये जो रिवीजन किया गया प्राइसेस में, ये 2024-25 वाले सप्लायर के लिए किया गया, जो शुरू होगा 1 नवंबर 2024 से, चलेगा 31 अक्टूबर 2025 तक। यानी कि 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में जो भी एथेनॉल ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ये परचेज करेंगे, वो इस रेट पर परचेज करेंगी। और ये क्या किया, एथेनॉल
ब्लेंडेड पेट्रोल की जो स्कीम है उसके तहत इसको किया गया है। एक चीज और आ जाती है यहाँ पर, सी हैवी मोलासेज, यानी कि CHM, भारी शीरा। सी हैवी का H और मोलासेस का CHM। जो ये शीरा है या मोलासेस है, बेसिकली ये होता क्या है, ये एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है। जब हम गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बनाते हैं तो यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम शीरा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मोलासेस बोलते हैं। तो ये गन्ने से मिलता है। इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में। तो सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है एथेनॉल उत्पादन के लिए सी हैवी मोलासिस यानी कि CHM के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि CHM में कम मात्रा में चीनी होती है, इससे ये एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयुक्त तो हो जाता है, और इससे किसानों और पर्यावरण दोनों को ही लाभ मिलेगा। इट विल बेनिफिट बोथ द फार्मर्स एज वेल एज द एनवायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसरो का ऐतिहासिक 100वां मिशन सफल हो गया। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी इसके बारे में कि इसरो जो है अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है। बहुत डिटेल में समझा था हम लोगों ने कि जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, कितने टाइप्स की ऑर्बिट होती है, हम लोगों ने वहां पर बात की थी। नाविक कॉन्स्टलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग आज क्योंकि लॉन्च हो गया तो उस कंटेक्स में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इसरो है, इसने सक्सेसफुली अपना जो 100 मिशन है, जो अपना शतक है, सेंचुरी है, उसको क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और GSLV F-15 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। और इसको कौन सी ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया होगा जाके, बताइए। इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होती है और एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। दोनों ही कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर के ठीक ऊपर होते हैं। कितनी ऊंचाई पर होती है ये ऑर्बिट, मुझे आप बताइए कमेंट में। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दोनों ही पृथ्वी की गति से मूव करते हैं, तो हमको एक जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक, जियो स्टेशनरी तो बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि जिस स्पीड से धरती घूम रही उसी स्पीड से वो भी घूमता है, तो स्थिर दिखाई देता है क्योंकि वो ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी इक्वेटर के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा झुकाव लिए होती हैं, तो हमको एक ही जगह पर, क्योंकि झुकाव है तो वो इस तरीके से एक ही जगह पर 8 का आकार बनाती हुई ऐसे झूलती हुई या झूमती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, बात कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियोज में। तो यहाँ पर इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, इन्होंने बताया है कि ये लॉन्च जो है वो 100वां मिशन था, जो एक महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन है वो है इसरो के लिए। और अभी तक जितने भी टोटल जितने 100 लॉन्च जो इसरो ने किए हैं, उन पूरे 100 लॉन्चेज में इसरो ने 548 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में स्टैब्लिश किया है, प्लेस किया है। 548 जो सैटेलाइट्स है उनको इसरो भी प्लेस कर चुका है। और इसमें जो है वो 433 विदेशी उपग्रह थे। ध्यान रखिएगा, कितने विदेशी उपग्रह थे, 433 विदेशी उपग्रह थे। इनकी टोटल जो जो वजन था वो लगभग 120 टन का रहा होगा। क्लियर। नाविक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो NVS-02 है वो नाविक कॉन्स्टलेशन का दूसरा सैटेलाइट है। नाविक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोगों ने नोटिंग करी होगी तो आपके पास वो सारी चीजें होंगी। और मैंने बताया था कि नाविक जो है वो दो प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मुझे कमेंट में बताइए कौन से दो प्रकार की सर्विसेज वो बताता है, देता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजेश निर्वाण का। अभी हम लोगों ने परसों की वीडियो में, परसों के करंट में ये देखा था कि अमृत मोहन प्रसाद का नाम आया था वहां पर। अमृत मोहन प्रसाद का नाम आया था, और हम लोगों ने ये देखा था कि अमृत मोहन प्रसाद को एडिशनल चार्ज दिया गया था। एडिशनल चार्ज दिया गया था किसका, BCAS के DG का एडिशनल चार्ज दिया गया था। और वो क्या थे, वो SSB के DG थे, और उनका एडिशनल चार्ज BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का अतिरिक्त चार्ज नागरिक उड्डयन सुरक्षा का दिया गया था। अब यहाँ पर सरकार ने क्या कर दिया है, वो एडिशनल चार्ज को हटा दिया और एक परमानेंट DG को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। और अब जो परमानेंट DG यहाँ पर आ गए हैं वो कौन है, राजेश निर्वाण, IPS अधिकारी हैं। राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS यानी कि
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक उन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है। तो ये अच्छा करंट था हमारा, और इसको अच्छे से करिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए इसको। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपका बेनिफिट हो रहा है इससे, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।